हेलो गाइस, वेलकम टू iTech वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 अपने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स की, जो कि है इम्प्लीकेशंस ऑफ द अबव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑन द प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये इसकी यूनिट 5 का सिलेबस है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसका फर्स्ट टॉपिक आता है डेफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, पॉलिसीज एंड कैरेक्टर्स। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है ह्यूमन कंडक्ट के बारे में कि ह्यूमन कंडक्ट क्या है। सबसे पहले एथिक्स क्या होता है। एथिक्स है द डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, पॉलिसीज एंड कैरेक्टर्स। ये तीन वर्ड आपको हमेशा आगे मिलेंगे। क्या है कि डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट in terms of values, policies and characters. Thus the ethical conduct is self-satisfying, people-friendly, eco-friendly and universal. The right understanding gained through self-exploration. सबसे पहले यहाँ पर एथिक्स के बारे में बताया गया। एथिक्स क्या है? ह्यूमन कंडक्ट की डेफिनेटिवनेस को हम एथिक्स कहते हैं, और जो राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि गेन करते हैं हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू, जो कि हमने यूनिट 1 में पढ़ा था। उससे क्या होता है? वो इनेबल करता है हमें आइडेंटिफाई करना इस डेफिनेटिवनेस को, जो कि हमें आगे चल के बताता है कि वो है एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। तो एथिक्स क्या है? डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, और राइट अंडरस्टैंडिंग जो कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन से होती है, वो हमें समझाता है डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, जिसको हम कहते हैं एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। अब इसमें तीन वर्ड्स थे, वैल्यूज, पॉलिसीज एंड कैरेक्टर्स। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि वैल्यूज क्या है। सबसे पहले वैल्यूज क्या है, जिसको हम मूल्य भी कहते हैं। तो द कॉम्पिटेंस ऑफ लिविंग इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूनिट इन द लार्जर ऑर्डर, इट्स नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक और स्वभाव, जो कि हमने ऑर्डर वाले सेक्शन में भी पढ़ा था कि वैल्यूज क्या होती है कि कॉम्पिटेंस रखना, कि हम जो रहेंगे, जो लिव करेंगे, वो इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के अकॉर्डेंस में हम जिएंगे, उसको कहते हैं वैल्यूज। और वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज 30 होती हैं। सबसे पहले वैल्यूज इन सेल्फ। तो जो सेल्फ और बॉडी होता है, उसमें जो सेल्फ की वैल्यूज हैं उनको बोलते हैं जीवन मूल्य। इसमें क्या आता है? 4 वैल्यूज आती हैं, हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन और ब्लिस। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस को सुख बोलते हैं, जिसमें क्या आता है? रियलाइजेशन प्लस सिलेक्शन टेस्टिंग, मतलब हम रियलाइज कर रहे हैं और सिलेक्शन और टेस्टिंग कर रहे हैं। दूसरी वैल्यू क्या आती है? दूसरी वैल्यू आती है पीस, जिसको बोलते हैं शांति, जिसमें क्या होता है? रियलाइजेशन होता है और एनालाइजिंग होती है। फिर आता है सेटिस्फैक्शन, जिसको हम संतोष कहते हैं, जिसमें होता है रियलाइजिंग और इमेजिंग। और चौथा आता है ब्लिस या फिर आनंद, जिसको बोलते हैं, जिसमें होता है रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अगर इस वाले टॉपिक से कुछ आएगा तो वैल्यूज की डेफिनेशन और ये वैल्यूज इन सेल्फ आ सकता है, और एथिक्स के बारे में तो ज़्यादातर नहीं आएगा, लेकिन एथिकल ह्यूमन कंडक्ट आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट है वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप। सबसे पहले क्या था? वैल्यूज इन सेल्फ, तो वो 4 वैल्यूज हो गई। अब वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप, कौन सी वैल्यूज होती है? इसको बोलते हैं संबंध मूल्य। तो इसमें इतनी सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, 18 वैल्यूज। तो इसमें इस तरफ की जो वैल्यूज हैं, ये है स्टैब्लिश वैल्यूज, और ये है एक्सप्रेस वैल्यू, जिसमें आ गया विश्वास, सम्मान, जिसका मतलब रिस्पेक्ट है, स्नेह, अफेक्शन, ममता, केयर, जो हमने इससे पहले वाली यूनिट में पढ़ा था, गाइडेंस, एवरी, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड, लव। तो ये सारे क्या हो गए? ये हो गई स्टैब्लिश वैल्यू। और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेस वैल्यू है, वो है कॉम्प्लीमेंटेरिनेस, कंप्लायंस, कमिटमेंट, जेनरोसिटी, स्पॉन्टेनिटी, ओबीडियंस, ईज, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड यूनिमिटी। इनका सिर्फ नाम पता होना चाहिए। पेपर में ये चार्ट बना सकते हैं आप लोग, तो इससे नंबर मिल जाएंगे कि स्टैब्लिश वैल्यूज ये होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेस वैल्यूज होती हैं वो ये होती हैं। जैसे यहाँ लिखा भी है कि व्हाट वी नीड टू हैव इज द स्टैब्लिश वैल्यू, हमारे अंदर स्टैब्लिश वैल्यू होनी चाहिए। और एक्सप्रेस वैल्यूज जो है, जो ये वाली वैल्यू है, ये इनका नेचुरल आउटकम है। आउटकम मतलब इनका आउटपुट है एक तरह से। तो जो मेरी ये स्टैब्लिश वैल्यूज हैं, ये हमारे अंदर होनी चाहिए, और इनका जो आउटकम होगा वो क्या होगा? इनका आउटकम होगा एक्सप्रेस वैल्यूज। तो ये हो गया वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप। अब आता है वैल्यूज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन पार्टिसिपेशन इन यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, कि जब वो पार्टिसिपेट करता है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में, जिसको मानव मूल्य कहते हैं, इन वैल्यूज को मानव मूल्य कहते हैं। तो कौन सी वैल्यूज आती हैं? तो इसमें ये वैल्यूज आती हैं परसिवरेंस, ब्रेवरी, जेनरोसिटी, काइंडनेस, बेनिफिसेंस, कंपैशन। तो इसमें परसिवरेंस क्या है? जैसे हमने पहले ऑर्डर वाले में भी पढ़ा था कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, पेशेंटली पार्टिसिपेटिंग इन इट। सिस्टम कौन सा? कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे 4 लेवल्स हैं, उन लेवल में हार्मनी मेंटेन करके रखनी है। तो जब ये सारा सिस्टम जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का, इसको जब अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो उसमें पेशेंटली पार्टिसिपेट करना, मतलब पार्टिसिपेट मतलब उसमें उसके अकॉर्डिंग पेशेंटली रहना, उसको बोलते हैं परसिवरेंस या धीरता। फिर आता है ब्रेवरी, जिसको हम वीरता भी कहते हैं। तो हेल्पिंग अदर इन अंडरस्टैंडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम, तो दूसरा जो पर्सन है उसको हेल्प करना, उसको समझने में, इस सिस्टम को, और उसमें पार्टिसिपेट करने को, इसको ब्रेवरी कहते हैं। फिर आता है जेनरोसिटी, जिसका मतलब उदारता है। तो यूजिंग आवर माइंड, बॉडी एंड वेल्थ इन द सिस्टम। तो इसमें क्या है? जेनरोसिटी का मतलब है कि अपना दिमाग, अपना शरीर और अपना जो वेल्थ है,
उसको यूज करना सिस्टम के लिए। फिर आता है काइंडनेस या दया, टू गिव अपॉर्चुनिटी और अ थिंग टू अ पर्सन हु हैव एबिलिटी। तो जिस भी इंसान के पास, जो अदर पर्सन है, अगर उसके पास एबिलिटी है तो उसको अपॉर्चुनिटी जो है वो देना, उसको बोलते हैं काइंडनेस। फिर आता है बेनिफिसेंस, जिसका मतलब है टू गिव एबिलिटी टू अ पर्सन हु हैव अपॉर्चुनिटी। एक काइंडनेस और बेनिफिसेंस में अंतर क्या है? काइंडनेस का मतलब है जिसके पास एबिलिटी है उसको अपॉर्चुनिटी देना। बेनिफिसेंस का मतलब है जिसके पास एबिलिटी है उसको अपॉर्चुनिटी देना। मतलब सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। काइंडनेस का मतलब है कि जिसके पास एबिलिटी है उसको अपॉर्चुनिटी देना, और बेनिफिसेंस का मतलब उसका जस्ट उल्टा है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी है उसको एबिलिटी देना। फिर है कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या है? प्रोवाइडिंग बोथ एबिलिटी एंड थिंग टू अ पर्सन, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी भी देना और एबिलिटी भी देना। तो ये क्या हो गई? ये वो वैल्यूज हो गई जब ह्यूमन बीइंग पार्टिसिपेट करता है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में। नेक्स्ट आता है वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ नेचर, जिसको वस्तु मूल्य कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि वैल्यूज जो कि सेल्फ में होंगी, दूसरा था वैल्यूज इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, तीसरा था वैल्यूज जब वो पार्टिसिपेट करेगा यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में, और चौथा है कि वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग इंटरेक्शन विद रेस्ट ऑफ नेचर। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं, यूटिलिटी वैल्यू और आर्टिस्टिक वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 नंबर में आती हैं पेपर में। यूटिलिटी वैल्यू क्या है? जिसको उपयोगिता, उसके नाम से पता चल रहा है उपयोगिता मूल्य, जिसका मतलब है टू प्रिपेयर अ फिजियोकेमिकल ऑब्जेक्ट फॉर नरिश एंड प्रोटेक्शन। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जो कि नरिश करे और प्रोटेक्ट करे। उसी तरह से आर्टिस्टिक वैल्यू जो कि कला मूल्य है, उसका क्या मतलब है? टू इंश्योर लॉन्ग लास्टिंग यूटिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यूटिलिटी का मतलब एक तरह से ये है कि उस ऑब्जेक्ट का यूज करना बेसिकली, और आर्टिस्टिक वैल्यू है कि उसका ज़्यादा लंबे टाइम तक उसकी यूटिलिटी को मेंटेन करना, वो होता है आर्टिस्टिक वैल्यू। अब जो हमारा दूसरा वर्ड था वैल्यूज था, दूसरा वर्ड था हमारा पॉलिसी। तो पॉलिसी क्या है? जिसको हम नीति कहते हैं। नीति है या पॉलिसी है द डिसीजन, प्लान, प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट्स एंड इवैल्यूएशन अबाउट द एनरिचमेंट। 3 वर्ड हैं इसमें, एनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सेल्फ, बॉडी एंड वेल्थ, मन, तन एंड धन, हैव 3 पार्ट्स। तो पॉलिसी क्या है? एक डिसीजन है जिसमें क्या आता है? जिसमें प्लानिंग आती है, फिर प्रोग्राम एक क्रिएट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके रिजल्ट को देखते हैं और फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं। कैसा डिसीजन? किस बारे में डिसीजन रहेगा? डिसीजन रहेगा एनरिचमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज होगा? जैसे सेल्फ, बॉडी एंड वेल्थ। तो इनका जो डिसीजन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉलिसी। और पॉलिसी के अंदर 3 पार्ट आते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? इकोनॉमिक वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू एंड पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब अर्थनीति। इसका मतलब क्या है? वही चीज कि इनरिचमेंट ऑफ सेल्फ, बॉडी एंड वेल्थ। वही चीज है जो यहाँ पर थी। यहाँ पर 3 पॉइंट्स थे, इनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन। अगर उसको इनरिच कर रहे हैं सेल्फ, बॉडी, वेल्थ को, तो उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक वैल्यू बोलेंगे। अगर उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल वैल्यू बोलेंगे, जिसको राजनीति भी कहते हैं। और अगर उसका राइट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो उसको पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर या फिर धर्म नीति कहेंगे। तो पॉलिसी में सिर्फ 3 वर्ड हैं पेपर में जो लिख के आने ही आने हैं, वो है इनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन। अगर इनरिचमेंट करेंगे तो उसको इकोनॉमिक वैल्यू बोलेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे तो पॉलिटिकल वैल्यू, और अगर उसका राइट यूटिलाइजेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे धर्म नीति या पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। अब जो मेरा तीसरा टॉपिक था वो था कैरेक्टर या चरित्र। कैरेक्टर में क्या है? द डेफिनेटिवनेस ऑफ माई डिजायर, थॉट एंड सिलेक्शन गिव्स डेफिनेटिवनेस टू माई लिविंग। मेरे जो डिजायर है, जो मेरे थॉट हैं, जो मेरे सिलेक्शन है, अगर उसमें डेफिनेटिवनेस है तो वो मेरे लिविंग में भी डेफिनेटिवनेस क्रिएट करेगी। इसके अंदर 3 आते हैं, स्वनारी, स्वपुरुष, स्वधन एंड दयापूर्ण व्यवहार एंड दयापूर्ण कार्य। तो कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ने के लिए आप लोग देख सकते हो एक बार। तो स्वनारी, स्वपुरुष मतलब चैसिटी इन कॉन्जुगल रिलेशनशिप, स्वधन जिसका मतलब राइटफुल प्रोडक्शन, एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द, मतलब उसका सही से प्रोडक्शन करना, वेल्थ का उसका सही से यूटिलाइजेशन करना। और दयापूर्ण व्यवहार, जैसे उसके वर्ड से पता चल रहा है कि ऐसा बिहेवियर रखना जो कि काइंडनेस हो या फिर पीपल फ्रेंडली हो, और अपना काम भी इको फ्रेंडली रखना, उसको बोलते हैं दयापूर्ण व्यवहार एंड दयापूर्ण कार्य। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी, बेसिस फॉर ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन एंड ह्यूमैनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो दोनों वर्ड हैं ये पेपर में पूछ सकते हैं कि ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन क्या है और ह्यूमैनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन क्या है? ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन विल इनकॉर्पोरेट अप्रोप्रिएट इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स सो दैट ह्यूमन बींग्स आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर फिजिकल नीड करेक्टली एंड अडॉप्ट सूटेबल टेक्निक एंड प्रोडक्शन सिस्टम टू कैटर टू दिस नीड इन एन इको फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली मैनर। इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन में क्या है कि जो भी पर्सन होगा उसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे
वैल्यूज और स्किल को, मतलब दोनों चीजें रहेंगी उसके पास, एक वैल्यूज भी रहेंगी और स्किल भी रहेंगी, ताकि जो ह्यूमन बीइंग है वो समझ सके कि दूसरों की नीड क्या है सही तरीके से, और अपना एक ऐसा सिस्टम या ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम बनाए जो कि दूसरों के नीड को पूरा करे इको फ्रेंडली मैनर में, मतलब वो जो मेरा एनवायरनमेंट है उसको भी ना हार्म करे और पीपल फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो ये होता है ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन, जिसमें हम जो पर्सन है उसको वैल्यूज और स्किल दोनों प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रोडक्शन सिस्टम को बना सके, वो जो कि इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली हो। दूसरा आता है ह्यूमैनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो प्रोवाइड अस द बेसिस फॉर अ ह्यूमैनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो राइट अंडरस्टैंडिंग है ये किसका बेसिस है, ये बेसिस है मेरा ह्यूमैनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन का, which is essential to provide clear guidelines and policy framework conducive to the development of an unfragmented human society, जिसका मतलब है अखंड समाज, and a universal human order, working towards the comprehensive human goal and developing the competence for ethical human conduct will be among the salient directive principles। तो अगर ह्यूमैनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन को मेन अगर पढ़ना है तो वो यहाँ से है कि ह्यूमैनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि अपना जो काम है वो किसके टुवर्ड्स करना, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल, जो कि हमने पहली यूनिट्स में पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल क्या होता है, और उसके और कॉम्पिटेंस को क्रिएट करना या फिर डेवलप करना एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को अचीव करने के लिए। ये क्या होती है, ये प्रिंसिपल होती है ह्यूमैनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड इट विल सेफगार्ड द सोशल जस्टिस इन ट्रू सेंस। तो ह्यूमैनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को समझते हैं, उसकी तरफ काम करते हैं और कॉम्पिटेंस क्रिएट करते हैं ताकि हम एथिकल ह्यूमन कंडक्ट से चल पाएं, और इसको बोलते हैं ह्यूमैनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स, जो कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स हमारे सब्जेक्ट का नाम है। तो ये जो इसका सेकंड टॉपिक है वो यही है कि प्रोफेशनल एथिक्स इन लाइट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। प्रोफेशनल एथिक्स होता क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स टू डेवलप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस विद एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है कि जो प्रोफेशनल लोगों में जो कॉम्पिटेंस होता है उसको डेवलप करना, साथ ही साथ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट भी रखना। फिर एथिकल ह्यूमन कंडक्ट क्या है, वही चीज हमने पहले ही पढ़ी है। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट मींस डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। एथिकल ह्यूमन कंडक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स। तो अगर प्रोफेशनल एथिक्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये जो लाइन है ना कि एथिकल ह्यूमन कंडक्ट मींस डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, ये वर्ड, और एथिकल ह्यूमन कंडक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, ये चीज जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद है द ओनली इफेक्टिव वे टू इंश्योर प्रोफेशनल एथिक्स इज थ्रू करेक्ट अप्रेजल एंड सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ एथिकल कॉम्पिटेंस इन द प्रोफेशनल द ह्यूमन बीइंग। अब है कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स। सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स होता क्या है, वही चीज है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को डेवलप करना विद एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। अब कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, सबसे पहले क्लैरिटी अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। तो हमें इन चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए, जो हमने पढ़ा था, समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व एंड इट्स फुलफिलमेंट थ्रू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, जो हमने पहली वाली यूनिट्स में पढ़ रखा है कि हमारे कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल क्या होते हैं और उनको कैसे अचीव करते हैं। फिर है कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ। तो जो भी इंडिविजुअल है उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेस्ड ऑन द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। फिर म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर होना चाहिए, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन एथिकल ह्यूमन कंडक्ट एंड इट्स कोरिलेशन विद द सस्टेन्ड पर्सनल एज वेल एज कलेक्टिव हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। फिर आता है म्यूचुअली इनरिचिंग इंटरेक्शन विद नेचर। इसमें क्या आता है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फुलफिलमेंट ऑफ फिजिकल नीड, एबिलिटी टू असेस द नीड्स फॉर फिजिकल फैसिलिटी फॉर द फैमिली एंड देयर फुलफिलमेंट थ्रू प्रोडक्शन सिस्टम इंश्योरिंग हार्मनी इन द नेचर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बेसिकली प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। कॉम्पिटेंस में नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर होना चाहिए और म्यूचुअली इनरिचिंग होना चाहिए नेचर के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज की प्रोफेशनल एथिक्स में आजकल इश्यूज क्या आ रहे हैं। सबसे पहले है करप्शन इन मल्टीपल फॉर्म्स, है ना, एंड एट वेरियस लेवल। तो सबसे पहले क्या है प्रोफेशनल एथिक्स में, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि करप्शन है बहुत से फॉर्म्स में और बहुत से लेवल्स में भी करप्शन है। दूसरा है टैक्स इवेजन, मिस अप्रोप्रिएशन एंड मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड्स। जो पब्लिक फंड्स जो टैक्स के थ्रू लिए जाते हैं उसका मिस यूज करा जा रहा है, अगर उसका सही से यूज करा जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा, अनएथिकल एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन। तो इसमें अनएथिकल एडवर्टीजमेंट्स दिखाई जा रही है, कट थ्रोट कंपटीशन, एक्सप्लॉइटिंग द वीकनेस ऑफ कंज्यूमर्स थ्रू वेरियस इंटेसमेंट्स, एडल्ट्रेशन एंड स्प्यूरियस प्रोडक्शन। स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक प्रोडक्शन और एडल्ट्रेशन मतलब किसी चीज में मिला देना, मतलब प्योरिटी से हमें वो चीज प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। फिर इंडेंजरिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पब्लिक एट लार्ज। तो
जो पब्लिक लोग हैं उनकी हेल्थ को रिस्क पे रखा जा रहा है और उनकी सेफ्टी को भी, एंड होर्डिंग एंड ओवरचार्जिंग एक्सेट्रा, द लिस्ट को भी मच लॉन्गर। तो अगर पूछा जाए कि इश्यूज क्या है प्रोफेशनल एथिक्स में, तो आप लोग ये सब लिख सकते हैं, और इसके अलावा और भी चीजें लिख सकते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं प्रोफेशनल एथिक्स में। अब नेक्स्ट आता है होलिस्टिक टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन सिस्टम एंड मैनेजमेंट मॉडल। तो इसमें होलिस्टिक टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर कॉमा होगा, होलिस्टिक टेक्नोलॉजी से एक टॉपिक है, फिर उसमें प्रोडक्शन सिस्टम एंड मैनेजमेंट मॉडल है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प अस टू डेवलप, बेसिकली 5वीं यूनिट में अगर कहीं पर भी कुछ ना समझ में आए पेपर में, तो आप लोग ये लिख सकते हो कि उसका बेसिस क्या है। उसका बेसिक है राइट अंडरस्टैंडिंग। जितनी भी चीज़ें होंगी वो किसके थ्रू डेवलप करी जाएंगी, राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। तो यहाँ पर भी वही है कि राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प अस टू डेवलप अ विजन फॉर अ होलिस्टिक अप्रोच। बाय होलिस्टिक अप्रोच वी मीन्स The process and technology adopted by us must be compatible with nature। तो होलिस्टिक का मतलब क्या है, होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या है, ऐसी अप्रोच या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि नेचर के साथ कंपैटिबल हो, मतलब नेचर को किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचाएं, कोई पल्यूट ना करें। द 3 ब्रॉड क्राइटेरिया टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ सच टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। तो इसकी क्या क्राइटेरिया है कि वो होलिस्टिक के अंदर आएगी, इन अकॉर्डेंस टू अप्रोप्रिएट नीड्स एंड लाइफस्टाइल। तो जो मेरे लोगों की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पीपल फ्रेंडली होना चाहिए और इको फ्रेंडली। पीपल फ्रेंडली मतलब पीपल को कोई सी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, और इको फ्रेंडली का मतलब क्या है, इको फ्रेंडली का मतलब है कि वो मेरे नेचर को एक्सप्लॉइट ना करे। फिर आता है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। जैसे मैंने जो टेक्नोलॉजीज बताई इनको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहला आता है द टेक्नोलॉजीज अडॉप्टेड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कौन से क्राइटेरिया, कंपैटिबल विद नेचर, जैसे मैंने बताया ऊपर, होलिस्टिक का मतलब ही है कि वो कंपैटिबल होना चाहिए नेचर के साथ। दूसरा है इट मस्ट प्रमोट द यूज ऑफ रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनको हम रेन्यू कर सकते हैं, जिनको हम दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं, वो खत्म नहीं हो सकते। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब नॉन रिन्यूएबल में आ गए। ये अगर एक बार खत्म होगा तो ये दोबारा से रेन्यू नहीं करे जा सकते, लेकिन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रेन्यू कर सकते हैं। फिर है लो कॉस्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट। तो जो प्रोडक्शन सिस्टम है या फिर जो मेरा टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या होना चाहिए, उनकी लो कॉस्ट और वो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, सेफ और पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, और जो हेल्थ है उसको हार्म ना करें। तो ये पांचों पॉइंट क्या होगा, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर टेक्नोलॉजीज हो गए। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होगा कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, कुछ सिंपल क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, जैसे क्या बनाना है और क्यों बनाना है और कितना बनाना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसमें क्या होगा, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में आएगा ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स एंड एक्सपर्टीज। इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन सिस्टम बना रहे हैं उसमें हम जो लोकल एरिया के जो रिसोर्सेज हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उनको मतलब ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करें। दूसरा है प्रायोरिटी टू लोकल कंजम्पशन, वही कि लोकल एरिया की जो चीज़ें हैं उनको हम ज़्यादा कंज्यूम करें, और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, पीपल फ्रेंडली होना चाहिए। तो वो पॉइंट तो यहाँ भी आ गया कि नेचर के साथ भी फ्रेंडली होना चाहिए और हेल्थ को हार्म ना करे, हेल्थ के लिए सेफ रहे। अब आता है मैनेजमेंट मॉडल। वहाँ टेक्नोलॉजीज के लिए बताया गया, अब प्रोडक्शन सिस्टम, उसके बाद है मैनेजमेंट मॉडल। तो द मैनेजमेंट नीड्स टू फोकस एट द फुलफिलमेंट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एज वेल एज द यूजर्स ऑफ द प्रोड्यूस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट। तो इसमें क्या आ गया, मैनेजमेंट मॉडल में वो सब लोग आ गए जो कि प्रोडक्शन सिस्टम में काम भी करते हैं और जो उनका प्रोडक्ट आ रहा है उसको यूज भी करते हैं, और इसमें कोई प्रॉफिट का एरिया नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, जो होल यूनिट है, होल यूनिट का मतलब क्या है कि जितने लोग भी प्रोडक्शन सिस्टम में इन्वॉल्व हैं वो एक यूनिट की तरह काम करना चाहिए, उनमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। दूसरा है इंश्योरिंग करेक्ट अप्रेजल ऑफ लेबर। करेक्ट अप्रेजल मतलब है उनकी जो सैलरीज हैं या फिर अगर उनको वेजेस के बेसिस पे पैसा मिल रहा है तो उसमें करेक्ट अप्रेजल होना चाहिए। तो मतलब जैसा वो काम कर रहे हैं उनको अप्रेजल या अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक ही इंसान को नहीं, वो सबको इक्वली और सही से डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। तो ये है मैनेजमेंट मॉडल के अंदर ये 3 क्राइटेरिया आ गए, और भी आप लोग अंदर सोच के लिख सकते हो, लेकिन मेन है कि फॉर मैनेजमेंट मॉडल ये 3 चीजें होनी चाहिए। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है जर्नी टुवर्ड्स द होलिस्टिक अल्टरनेटिव। तो हम ये जो होलिस्टिक अल्टरनेटिव है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम या फिर ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं जो कि नेचर के अकॉर्डिंग कंपैटिबल है, उसकी तरफ हम जाएंगे कैसे। सबसे पहले अप्रिशिएटिंग द नीड फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो हमें सेल्फ एक्सप्लोर करना पड़ेगा खुद को, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है। दूसरा है फैसिलिटेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी एट वेरियस लेवल। तो इसमें वही चीज़ बताई गई है जो हमने पूरे यूएचवी में पढ़ी है
जो कि है कि हम क्या करें, हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन को सबसे पहले प्रायोरिटी दें। दूसरा क्या है, हमें हार्मनी के बारे में पता होना चाहिए, जो कि वेरियस लेवल्स पे है, जो कि चारों लेवल्स की हमें हार्मनी के बारे में अंडरस्टैंड होना चाहिए। तीसरा है स्टेप्स फॉर फैसिलिटेटिंग एट द लेवल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड प्रोफेशन। तो ये क्या है, जर्नी टुवर्ड्स द होलिस्टिक अल्टरनेटिव, कि हम कैसे होलिस्टिक अल्टरनेटिव पे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लोर करके, हार्मनी को समझ के चारों लेवल पे, जो कि है सेल्फ, फिर फैमिली, फिर सोसाइटी और नेचर एंड एग्जिस्टेंस। फिर है ट्रांजिशन फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। इस यूएचवी का लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, अगर ये आ सकता है पेपर में तो आप लोग ये पॉइंट्स लिखकर अंदर लिख दीजिएगा अपना एक्सप्लेन करके कि हम कैसे प्रेजेंट जो स्टेट है उससे हम कैसे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में जा सकते हैं। सबसे पहले प्रमोटिंग मास अवेयरनेस एंड मूविंग टुवर्ड्स ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन, जो हमने पहले आगे पढ़ा था। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो मास है, मतलब जो बहुत से लोगों को हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनको यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के बारे में एजुकेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम ह्यूमैनिस्टिक एजुकेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। दूसरा है डेवलपिंग होलिस्टिक मॉडल ऑफ लिविंग, वही जो हमने बताया कि होलिस्टिक मॉडल ऑफ लिविंग को डेवलप करना मतलब ऐसे प्रोडक्शन सिस्टम, ऐसी टेक्नोलॉजीज को क्रिएट करना जो कि नेचर के अकॉर्डिंग कंपैटिबल हो, नेचर को एक्सप्लॉइट या पल्यूट ना करें। और तीसरा है इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट पॉलिसीज एंड सोशल सिस्टम, मतलब हम स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लगाएं लोगों पे, ताकि वो हमारे जो रूल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को करने के लिए, उसको फॉलो करें और सोशल सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरह मेरी यूनिट 5 भी, यूएचपी भी खत्म होती है आज ही, और मुझे लगता है इसके आगे और कुछ नहीं आएगा। आप लोग इतना पढ़ के पेपर में जा सकते हो। तो इस तरह से मेरा यूएचपी का सब्जेक्ट खत्म होता है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।